सो हेलो एवरीबॉडी। तो स्वागत है आपका एक और नई एक्साइटिंग वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर के बारे में, चूजिंग बिटवीन द टू स्प्लिटर्स। तो इस वीडियो में हम लोग थोड़ा डीप डाइव करेंगे जो हमारे पास टेक्स्ट स्प्लिटर्स हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने रिकर्सिव टेक्स्ट स्प्लिटर की बात करी थी, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे कि वो काम कैसे करता है इंटरनली। ठीक है, वी नाउ हैव द बेसिक चंकिंग पाइपलाइन इन प्लेस। हमने अब तक क्या क्या देख लिया था कि हमारे पास डॉक्यूमेंट लोडर्स ने डॉक्यूमेंट्स को लोड कर दिया है, हमने उन पर टेक्स्ट स्प्लिटर लगा दिया है और टेक्स्ट स्प्लिटर ने उनको मल्टीपल चंक्स में कन्वर्ट कर दिया है। वी ऑलरेडी सॉ द रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर, हमने देख लिया था। द इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड बिफोर मूविंग टू अनदर स्प्लिटर इज वाई द रिकर्सिव वर्जन इज जनरली यूजफुल फॉर ऑर्डिनरी टेक्स्ट। तो यहाँ पर हम एक तो रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर के बारे में डिटेल में देखेंगे और एक और टेक्स्ट स्प्लिटर होता है उसके बारे में हम देखेंगे, जो कि हमारा सिंपल सा कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर होता है। तो यहाँ पर हम इन दोनों चीज़ों के बारे में देखेंगे इस लेक्चर में। अब यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं कि जो हमारा रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर है वो जनरली यूजफुल क्यों होता है फॉर ऑर्डिनरी टेक्स्ट। ओके, वाई रिकर्सिव कैरेक्टर स्प्लिटिंग वर्क्स वेल। सपोज हमारे पास डॉक्यूमेंट कुछ इस तरह का है कि हमारे पास एक पैराग्राफ 1 है, फिर उसके बाद हमारे पास सेंटेंस 1 है, सेंटेंस 2 है, फिर पैराग्राफ 2 है, सेंटेंस 3 है। ठीक है, तो हमारे पास जो टेक्स्ट है वो इस फॉर्म में है। वी डोंट वॉन्ट टू रेंडमली कट दिस इनटू कुछ इस तरह से। हम ऐसा नहीं चाहते कि हमारे पास अगर हम चंक्स बनाएं तो चंक्स हमारे कुछ इस तरह के बन के आए कि हमारे पास, तो हम नहीं चाहते कि हमारे चंक्स कुछ इस तरह के बन गए हैं कि हमारे पास पैराग्राफ 1 है, उसके बाद सेंटेंस 1 है, फिर उसके बाद हमारा सेंटेंस 2 का आधा पार्ट इस वाले चंक में है और आधा पार्ट इस वाले चंक में है और फिर आगे कंटिन्यू है। दैट डिस्ट्रॉयज द नेचुरल स्ट्रक्चर ऑफ द टेक्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो हमारा ये वाला सेंटेंस था सेंटेंस 2, इसका मीनिंग लॉस्ट हो गया क्योंकि आधा पार्ट चंक 1 में है और आधा पार्ट चंक 2 में है। अब ये वाली जो प्रॉब्लम है इसको कौन रिजॉल्व करता है, ये चीज़ हम लास्ट वीडियो में भी देख चुके हैं कि हम लोग यहाँ पे चंक ओवरलैप को यूज़ करते हैं और हमारे पास जो कैरेक्टर रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर है वो भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। कैसे सॉल्व करता है वो चीज़ के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे रिजॉल्व करता है इस प्रॉब्लम को। इंस्टेड द कैरेक्टर स्प्लिटर ट्राइज different separators in an order so that it can preserve larger meaningful units whenever possible। अब इसका मतलब क्या है, चलिए देखते हैं। हमारे पास एक डॉक्यूमेंट था, लार्ज डॉक्यूमेंट, उसमें हमने सबसे पहले पैराग्राफ ढूंढा। जैसा कि यहाँ पे हमारे पास एक लार्ज डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर पैराग्राफ्स होंगे, सेंटेंसेस होंगे, वर्ड्स होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम उस लार्ज डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ ढूंढेंगे। अब जो हमारा पैराग्राफ है और हमारे पास एक हमारा चंक साइज भी होगा, मान लेते हैं चंक साइज हमारा 100 कैरेक्टर्स है, जो कि हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था। अब हमारे पास जो चंक साइज है वो 100 कैरेक्टर्स है और हमारे पास पैराग्राफ है। अगर पैराग्राफ की लेंथ 100 कैरेक्टर्स से कम है, स्मॉल इनफ, तो उसको उस चंक में रखो। अगर उस पैराग्राफ की लेंथ उस 100 कैरेक्टर साइज की लिमिट से आगे जा रही है, बढ़ रही है, तो इफ इट इज टू लार्ज देन सेंटेंस को पकड़ो कि अगर हमारा जो पैराग्राफ है वो थोड़ा लंबा जा रहा है कैरेक्टर लिमिट से, जो कि हमारी 100 है, तो हम फिर उसके बाद सेंटेंस को पकड़ेंगे कि हम पैराग्राफ के एंड से तो ब्रेक कर नहीं सकते क्योंकि पैराग्राफ का एंड हमारी लिमिट से ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे हम सेंटेंस को पकड़ेंगे, जो हमारा सेंटेंस सबसे लास्ट में होगा, जो कैरेक्टर साइज लिमिट के पास होगा, उस सेंटेंस को पकड़ेंगे। फिर उसको देखेंगे कि क्या वो सेंटेंस छोटा है, क्या इज दैट सेंटेंस स्मॉल इनफ। अगर हम उस पूरे सेंटेंस को ले लेते हैं, क्या हमारी चंक साइज फिर भी हमारी मेंटेन्ड है, हम चंक साइज के बाहर तो नहीं जा रहे। अगर स्मॉल इनफ है तो उसको रखो चंक 1 में, नहीं तो चंक 2 में डाल दो। ठीक है, अगर मान लेते हैं हमारे पास सेंटेंस भी बड़ा है, टू लार्ज, अगर सेंटेंस भी बड़ा है, उसके बाद हम वर्ड्स पे जाते हैं कि वर्ड्स तो नहीं कट रहे हैं। अगर वर्ड्स कोई कट रहा है तो उसको नेक्स्ट चंक में भेज दो। अगर नहीं कट रहा है तो जो लास्ट वर्ड जहां पर खत्म हो रहा है वहां तक ही चंक 1 का रखो, बाकी चीजों को चंक 2 में भेज दो। The idea is start with larger natural boundaries and become more aggressive only when necessary. That's why it is called recursive। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर इंटरनली कैसे काम कर रहा है। सबसे पहले वो पैराग्राफ को देखता है, इफ इट इज स्मॉल इनफ कीप इट, इफ इट इज टू लार्ज देन ट्राई द सेंटेंस बाउंड्री, इफ इट इज स्मॉल इनफ कीप इट, इफ इट इज टू लार्ज देन ट्राई द वर्ड्स।
ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे काम करता है हमारा रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर। उसके बाद हम हमारा जो सेकंड स्प्लिटर है उसको पढ़ने से पहले यहाँ पे हम सेपरेटर हायरार्की देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे कुछ कुछ सेपरेटर्स होते हैं। सेपरेटर्स इन द सेंस ये एक हमारी फ्लैग्स होते हैं कि हम इस फ्लैग के बाद, इस सेपरेटर के बाद अपना नेक्स्ट चंक स्टार्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, द स्प्लिटर वर्क्स विद अ लिस्ट ऑफ सेपरेटर्स। फॉर नॉर्मल टेक्स्ट द आइडिया इज रफली कि अगर हमारा पैराग्राफ कहीं पे खत्म हो रहा है तो अगले पैराग्राफ से अगला चंक स्टार्ट कर लो। अगर हमारी न्यू लाइन कहीं से स्टार्ट हो रही है तो न्यू लाइन जहां से स्टार्ट हो रही है उसके नेक्स्ट पार्ट को नेक्स्ट लाइन से चंक 2 को स्टार्ट कर लो। या फिर हमारे पास स्पेसेस आते हैं कि हर एक स्पेस पर न्यू चंक कॉन्फ़िगर कर दो। अगर स्पेस भी हमारा काम का नहीं है तो हर कैरेक्टर पे न्यू चंक हम कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। ठीक है, इसको और एग्जांपल से देखते हैं। हमारे पास मान लो 2 पैराग्राफ हैं, पैराग्राफ ए और पैराग्राफ बी। यहाँ पे एक बैक स्लैश एन का मतलब है कि हम नेक्स्ट लाइन में आ गए, और एक और बैक स्लैश का मतलब है हम एक और नेक्स्ट लाइन में आ गए। ठीक है, द स्प्लिटर फर्स्ट ट्राइज टू डिवाइड अराउंड द पैराग्राफ और न्यू लाइन बाउंड्री। यहाँ पे हम स्प्लिटर जो है सबसे पहले ट्राई करता है डिवाइड करने का पैराग्राफ, कि हमारा जो पैराग्राफ है वो मेंटेन्ड रहे, क्योंकि एक पैराग्राफ के अंदर सब कुछ एग्जिस्ट करता है, मतलब मल्टीपल सेंटेंसेस होते हैं पैराग्राफ के अंदर। तो अगर हम पैराग्राफ को एक चंक में रखेंगे और दूसरे पैराग्राफ को दूसरे में रखेंगे तो हम अपने सेंटेंसेस का मीनिंग रिटेन कर पा रहे हैं, प्रिजर्व कर पा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा टारगेट यही रहेगा, सबसे पहले स्प्लिटर का टारगेट यही रहता है कि वो पैराग्राफ और न्यू लाइन बाउंड्री से सेपरेट करने का ट्राई करे। इफ द रिजल्टिंग पीस इज स्टिल टू लार्ज इट गोज डीपर। डीपर कौन सा है हमारे पास? डीपर है हमारे पास न्यू लाइन, कि अगर पैराग्राफ मेंटेन नहीं हो पा रहा है तो जहां पर भी न्यू लाइन है उसको वहां पर सेपरेटर लगा दो। अगर न्यू लाइन भी हमारे पास करेक्ट लिमिट से बाहर जा रही है तो स्पेस यूज करो, स्पेस भी बाहर जा रहे हैं तो उसको हार्ड कोड कर दो, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर ही तोड़ दो। ठीक है, दिस इज मच बेटर देन सेइंग एवरी 500 कैरेक्टर्स कट, बिकॉज कैरेक्टर 500 माइट ऑकर इन द मिडल ऑफ एन इंपॉर्टेंट सेंटेंस। इसलिए हम लोग यहाँ पे, इसलिए हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल सेपरेटर्स होते हैं कि हम कैरेक्टर को कट तभी करेंगे जब बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। ठीक है, नहीं तो हम पैराग्राफ पे सेपरेटर लगा देंगे, न्यू लाइन पे लगा देंगे, वो हम अपने हिसाब से लगा सकते हैं। हमारे पास ये चॉइस होती है कि हम कहाँ पर सेपरेटर लगाना चाहते हैं। हम पैराग्राफ पर भी लगा सकते हैं, न्यू लाइन पर भी लगा सकते हैं, स्पेसेस पर भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट आता है, 2 थिंग्स वी नीड टू कीप सेपरेट, कि वेयर शुड वी स्प्लिट एंड हाउ लार्ज कैन द रिजल्टिंग चंक बी। यहाँ पर हमारे पास 2 इंडिपेंडेंट डिसीजंस इन्वॉल्व होते हैं। जो हमारा डिसीजन है, डिसीजन 1 है, वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है वेयर शुड वी स्प्लिट, कि हमें कहाँ से स्प्लिट करना चाहिए। दिस इज कंट्रोल्ड बाय द सेपरेटर, और हम सेपरेटर अलग से स्पेसिफिकली पास कर सकते हैं कि मुझे बैक स्लैश एन से सेपरेट करना है, या मुझे एट द रेट जहाँ पर आ जाए वहाँ से सेपरेट करना है, या मुझे कॉमा से सेपरेट करना है। तो हम सेपरेटर स्पेसिफिक अलग से भेज सकते हैं। और दूसरा डिसीजन होता है हाउ लार्ज कैन द रिजल्टिंग चंक बी, कि हमारा रिजल्टिंग चंक कितने लिमिट का होना चाहिए, चंक साइज। ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था, चंक साइज का मतलब क्या होता है। तो वही इसने यहाँ पे दिखाया है, सेपरेटर वेयर टू स्प्लिट एंड चंक साइज हाउ लार्ज द chunk can be. This distinction becomes very important when we look at the next splitter. ठीक है, अब हमने सारा अपना प्री रिक्विजिट पढ़ लिया है। यहाँ पर सेपरेटर क्या होते हैं, चंक साइज क्या होते हैं। ठीक है, अब हम एकदम तैयार हैं नेक्स्ट स्प्लिटर पढ़ने के लिए। नेक्स्ट स्प्लिटर जो हमारा रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर है उससे थोड़ा सा और इजी है, उससे थोड़ा सा और सिंपल है। यहाँ पर हमें सिर्फ सेपरेटर भेजना होता है। ठीक है, इसको हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। नाउ वी इंट्रोड्यूस कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर। इसको हम इंपोर्ट कैसे करते हैं लैंग चेन से, फ्रॉम लैंग चेन टेक्स्ट स्प्लिटर इंपोर्ट कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर। ये हमारा स्टेप 1 है कि हमें कोई भी स्प्लिटर या कोई भी डॉक्यूमेंट लोडर अगर अपने प्रोग्राम में यूज करना है तो उससे हमें इंपोर्ट करना होता है सबसे पहले। ठीक है, ये तो सबसे पहला हमारा स्टेप 1 हो गया। Unlike the recursive splitter, this one is much simpler. Its basic idea is choose one separator and split around that separator. ये यूजर को सुपर पावर प्रोवाइड करता है कि भाई आप मुझे एक सेपरेटर दो और जहां भी मुझे सेपरेटर मिलेगा मैं वहां स्प्लिट कर दूंगा। सेपरेटर के पहले पहले हमारा चंक 1 होगा, सेपरेटर के बाद हमारा चंक 2 स्टार्ट हो जाएगा, और उसको हम इनिशियलाइज कैसे करते हैं, कन्फिगर कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल
हमने स्प्लिटर वेरिएबल बना लिया। कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर के अंदर हम तीन चीजें भेज रहे हैं, एक तो सेपरेटर भेज रहे हैं, एक चंक साइज भेज रहे हैं और एक चंक ओवरलैप भेज रहे हैं। चंक ओवरलैप चंक साइज आपको ऑलरेडी पता है, सेपरेटर का मतलब मैंने अभी आपको बता दिया है। ठीक है, इसको हम और देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। हियर वी हैव एक्सप्लिसिटली सेड कि हमारा सेपरेटर क्या होना चाहिए, न्यू लाइन होना चाहिए। और चंक साइज 100 कैरेक्टर्स, ओवरलैप 20 कैरेक्टर्स। न्यू लाइन का मतलब जो हमारा बैकस्लैश n है वो एक न्यू लाइन रिप्रेजेंट करता है। सो द स्प्लिटर प्राइमरीली लुक्स फॉर स्लैश बैकस्लैश n एज इट्स बाउंड्री। थिंक ऑफ इट लाइक कटिंग अ रोप। मान लो कि हमारे पास एक रोप है, इमेजिन यू हैव अ लॉन्ग रोप विद मार्कर्स, और उसमें ये वाले मार्कर्स लगे हुए हैं, स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, अब ये मार्कर क्या बता रही हैं, ये एक तरह से ये सेपरेटर का काम कर रही हैं। दिस इज योर, ये हमारा एक तरह से और ऑपरेटर होता है। ठीक है, दिस और ऑपरेटर इज योर सेपरेटर। इफ यू टेल द स्प्लिटर कि हमारा सेपरेटर ये है, देन इट नोज दीज आर द प्लेसेस वेयर आई शुड ट्राई टू डिवाइड द टेक्स्ट। तो ये तो टेक्स्ट स्प्लिटर क्या करेगा, ये हमारा चंक 1 बन जाएगा। उसके बाद ये देखिएगा, अच्छा हमारे पास सेपरेटर आ गया, तो यहाँ से बी से ये चंक 2 को स्टार्ट कर देगा। फिर देखिएगा हमारे पास सेपरेटर आ गया, तो ये सी से चंक 3 को स्टार्ट कर देगा। फिर उसके बाद देखिएगा सेपरेटर आ गया, तो चंक डी से ये जो हमारे पास टेक्स्ट डी है, यहाँ से वो इस पूरे को चंक 4 में डाल देगा। ठीक है, तो एक तरह से हम डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड कर सकते हैं चीज़ों को यूजिंग सेपरेटर। और ज़रूरी नहीं कि सेपरेटर में हमें बैकस्लैश एन ही डालना है, ये हमारे ऊपर है कि हम क्या डाल सकते हैं। ये हमारे ऊपर है कि हम क्या डालना चाहते हैं। यहाँ पर स्लैश बैकस्लैश एन, बैकस्लैश डबल बैकस्लैश एन, या फुल स्टॉप, या कॉमा, कॉलन, हम जो चाहें वो डाल सकते हैं। जहाँ पर चाहें उस जिसको चाहें उसको एज अ सेपरेटर की तरह बिहेव करवा सकते हैं। वो हमारी एनालिसिस पे डिपेंड करेगा कि हम हमारा जो डेटा सोर्स है हमने उसको किस तरह से एनालाइज किया है, और हम क्या सेपरेटर, किसको सेपरेटर मानना चाहते हैं। That's fundamentally different from the recursive splitter which has the hierarchy of possible boundaries. Recursive character text splitter में क्या होता है, वो खुद से ही possible boundaries ढूंढने की कोशिश करता है। पहले पैराग्राफ ढूंढा, उसके बाद सेंटेंस ढूंढा, उसके बाद वर्ड ढूंढा। लेकिन यहाँ पर बाई डिफॉल्ट यहाँ पे जो भी हम सेपरेटर प्रोवाइड कर रहे हैं, सेपरेटर से पहले पहले चंक 1, सेपरेटर के बाद चंक 2। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पे एग्जाम्पल विद न्यू लाइन्स, कि अगर हम कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर में हमारे पास जो दूसरा स्प्लिटर था उसमें अगर हम न्यू लाइन को एक सेपरेटर बना देते हैं तो हमारा डॉक्यूमेंट कुछ किस तरह से दिखेगा। ठीक है, हमारे मान लो कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो कुछ इस तरह से दिखता है। उसके पास न्यू लाइन्स हैं, मतलब कि यहाँ पर बैक स्लैश एन होगा, ये भी हमारा एक न्यू लाइन है, तो यहाँ पर हमारा बैक स्लैश एन एग्जिस्ट करता है। तो हमने अपने कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर में सेपरेटर को एज अ बैक स्लैश एन रख दिया। हमने स्पेसिफाई कर दिया, वी स्पेसिफाई कैरेक्टर सेपरेटर एज बैक स्लैश एन। द स्प्लिटर कैन यूज दोज न्यू लाइन्स एज बाउंड्रीज। तो कॉन्सेप्चुअली क्या होगा, जो हमारा टेक्स्ट स्प्लिटर है वो, ये जो हमारा स्प्लिटर था बैकस्लैश एन, इसको एज अ बाउंड्री कंसिडर करके डॉक्यूमेंट को ब्रेक करना स्टार्ट कर देगा। तो हमारा सबसे पहला हमारा बैकस्लैश एन यहाँ पर आया है, तो उसके पहले वाला जितना भी हमारा टेक्स्ट होगा वो चंक 1 में चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला जो बैकस्लैश एन आया है वो यहाँ पर आया है, तो उसके पिछला वाला कंटेंट हमारा चंक 2 में चला जाएगा, और उसके बाद वाला कंटेंट चंक 3 में चला जाएगा। ठीक है, तो हमारा कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर सेपरेटर के बेसिस पर काम करता है। लेकिन रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर ऐसा नहीं था, उसमें एक तरह से खुद की ही रीजनिंग थी, और वो उस रीजनिंग की बेसिस पे डॉक्यूमेंट्स को स्प्लिट कर रहा था। The exact grouping still depends on the configured chunk size, but the important thing is that new line is the boundary we are explicitly asking it to use. Okay, what happens when the separator isn't found? मान लो कि हमारे पास ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट है कि हमने जो सेपरेटर डिफाइन किया वो सेपरेटर आया ही नहीं, हमारे पास टेक्स्ट कुछ इस तरह का है डॉक्यूमेंट में। ठीक है, हमारे पास लाइन से ए है, और हमारे पास सेपरेटर कहीं दूर दूर तक हमें नजर नहीं आ रहा। उस सिनेरियो में क्या होगा, this is where an important behavior appears. Suppose we specify separator but we have one enormous piece of text with no new line. अब क्या होगा यहाँ पर, अब यहाँ पे जो हमारा कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर है वो किस तरह से काम करेगा उसको देख लेते हैं। The splitter cannot find the separator, so it cannot perform the intended split at that boundary. जो हमारा स्प्लिटर था उसको सेपरेटर तो मिला नहीं, तो जो उसका इंटेंडेड स्प्लिट था वो स्प्लिट भी नहीं करेगा।
You can therefore end up with a chunk that is larger than your configured target. For example, अगर हमारा chunk size 100 है but the available separator doesn't occur until much later, तो expected अगर 100 कैरेक्टर्स थे तो हमारे पास 6470 कैरेक्टर्स हमारे पास रह जाएंगे। इसका मतलब ये है कि अगर हमारा एक ऐसा टेक्स्ट एग्जिस्ट करता है जिसमें हमें दूर दूर तक कहीं सेपरेटर नहीं मिला, चाहे हमने चंक साइज 100 भी डिफाइन कर रखा था, लेकिन हमारे 100 के दूर दूर तक भी हमें सेपरेटर नहीं मिला, तो वो कहीं अगर सेपरेटर नहीं मिला तो कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिट भी नहीं करेगा। तो अगर हमारा जो सेपरेटर है वो हमें 6470 कैरेक्टर्स के बाद मिला, तो तब तक हमारा जो चंक 1 बनेगा वो 6470 कैरेक्टर्स का ही बनेगा। ठीक है, तो ये हमारी एक तरह से एक प्रॉब्लम है character text splitter की, because the chosen separator wasn't available at the expected places. The important lesson isn't the specific number, it's this कि chunk size doesn't magically create a boundary if your chosen separator isn't available. The separator and chunk size settings work together. ठीक है, चाहे हम लोग chunk size को define कर रहे हैं character text splitter में, लेकिन अगर उसको separator नहीं मिलेगा कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर को, तो वो सेपरेट भी नहीं करेगा। अगर उसका पुराना चंक चल रहा है तो उसी को ही कंटिन्यू करता रहेगा। इसलिए जो नॉर्मल टेक्स्ट होता है, जनरल टेक्स्ट के लिए हम लोग रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। वाई रिकर्सिव स्प्लिटिंग हैंडल्स दिस बेटर। नाउ द डिफरेंस बिकम्स वेरी क्लियर कि अगर हमारे पास रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर को हम लोग यहाँ पर यूज़ करते तो उस चीज़ को वो कैसे हैंडल करता अच्छी तरीके से। कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर ने क्या किया, यू एसेंशियली से स्प्लिट यूजिंग दिस सेपरेटर। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सेपरेटर है \n, लेकिन रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर क्या कर रहा है, यू एसेंशियली से ट्राई दीज सेपरेटर्स इन ऑर्डर, सो इफ वन बाउंड्री डजंट वर्क इट कैन मूव टू अनदर। तो अगर हमारी एक बाउंड्री हमें नहीं मिल रही है तो वो दूसरी बाउंड्री पे मूव कर जाएगा। कंसेप्चुअली हम यहाँ पे पैराग्राफ ट्राई करेंगे, अगर पैराग्राफ की बाउंड्री नहीं मिली, अगर इफ इट इज़ टू लार्ज तो हम न्यू लाइन ट्राई करेंगे, अगर न्यू लाइन का सेपरेटर भी नहीं मिला तो हम स्पेस ट्राई करेंगे, अगर स्पेस भी नहीं मिला तो हम नॉर्मली कैरेक्टर में ही ब्रेक कर देंगे। जैसे ही हमारा चंक साइज रीच होगा हम उसको वहीं पर ब्रेक कर देंगे और उसके आगे से नया चंक स्टार्ट कर देंगे। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे हमारे पास दो तरह के स्प्लिटर्स हैं, रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर और कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर। इनके प्रोज क्या हैं, इनके कॉन्स क्या हैं, आपको किस सिचुएशन में आपको कौन सा यूज़ करना है और कौन सा बेहतर है, कौन सा थोड़ा कम बेहतर है। ठीक है, दैट मेक्स द रिकर्सिव वर्जन मोर रोबस्ट फॉर जेनेरिक टेक्स्ट। अब यहाँ पे कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर का सिंटेक्स देख लेते हैं कि वो किस तरह से उसका इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर दिखाई देता है। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने अपना मॉड्यूल इंपोर्ट कर लिया कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर का, हमने एक वेरिएबल बना लिया स्प्लिटर, हमने कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर को यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर लिया, हमने यहाँ पे सेपरेटर डिफाइन कर लिया, हमने चंक साइज डिफाइन कर दिया, हमने चंक ओवरलैप डिफाइन कर दिया। और जब हम स्प्लिटर डॉट स्प्लिट डॉक्यूमेंट्स करेंगे और उसके अंदर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स पास कर देंगे तो हमें ये चंक्स आउटपुट करके दे देगा। ठीक है, और चंक्स भी क्या होंगे, वो भी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स होंगे। द इनपुट डॉक्स इज ऑलरेडी अ कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट्स, ये भी हम जानते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। जो हमारा ये डॉक्स है इसके अंदर कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स होता है, और चंक्स भी क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये भी कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स ही रिप्रेजेंट करेगा, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट्स। द आउटपुट चंक्स इज अगेन अ कलेक्शन ऑफ स्मॉलर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट्स, सो द ओवरऑल आर्किटेक्चर डजंट चेंज। कि हमारे पास पीडीएफ था, हमने पाई पीडीएफ लोडर यूज़ करके उस पीडीएफ को लोड किया था, उसको डॉक्यूमेंट्स में कन्वर्ट किया, कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, उसको हम कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर में पास कर रहे हैं, और कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर में पास करने के बाद हमारे पास we are ending up with smaller documents, collection of smaller document objects. This is important because changing the splitter does not change the rest of your reg pipeline, reg architecture. So we are still ending up with document objects. तो हमारी जो rest of the reg architecture की components हैं उनको document objects ही चाहिए होते हैं as a input, तो हम भी वही यहाँ पर हमारे पास रिटर्न में आ रहा है कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर में भी, और रिकर्सिव टेक्स्ट स्प्लिटर यूज़ करेंगे तो उसमें भी। चंक ओवरलैप स्टिल हैज़ द सेम पर्पस जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो इसको हम जल्दी से स्किम थ्रू कर लेते हैं। वी ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड व्हाई ओवरलैप एग्जिस्ट
सो वी डोंट नीड टू रीलर्न दैट कंसेप्ट. फॉर एग्जांपल हमारे पास चंक ओवरलैप अगर 20 है, मींस एडजेसेंट चंक्स कैन शेयर सम कंटेंट. कंसेप्चुअली हमारे पास चंक 1 होगा और उसका जो लास्ट के जो कुछ कैरेक्टर्स होंगे वो चंक 2 के स्टार्टिंग के कुछ कैरेक्टर से एकदम आइडेंटिकल होंगे, जिससे कि हम यहाँ पे सेंटेंस की मीनिंग को प्रिजर्व कर पाएँ. द रिपीटेड सेक्शन GHIJ प्रोवाइड्स कंटिन्यूटी बिटवीन द चंक्स. सो द मेन पैरामीटर्स हियर आर सेपरेटर, चंक साइज एंड चंक ओवरलैप. ये बात हो गई हमारी कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर की. और क्रिएट डॉक्यूमेंट्स विद रॉ टेक्स्ट की भी बात कर लेते हैं. नाउ लेट्स कनेक्ट दिस टू द डिस्टिंक्शन वी मेड अर्लियर. हमने लास्ट लेक्चर में देखा था क्रिएट डॉक्यूमेंट के बारे में. सपोज इंस्टेड ऑफ अ LangChain डॉक्यूमेंट वी सिंपली हैव रॉ टेक्स्ट. अगर हमारे पास डॉक्यूमेंट्स ना हो के हमारे पास रॉ टेक्स्ट है, तब हम क्या करेंगे, हम इस सिचुएशन में क्या करते हैं, लास्ट लेक्चर हमने देखा था, हम यहाँ पे क्रिएट डॉक्यूमेंट्स यूज़ करेंगे क्योंकि रेस्ट ऑफ द रेक कंपोनेंट्स को डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट्स ही चाहिए होते हैं. तो हम इस रॉ टेक्स्ट को डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे. दिस इज जस्ट अ पाइथन स्ट्रिंग. वी कैन यूज़ स्प्लिटर डॉट क्रिएट डॉक्यूमेंट्स और उसके अंदर हम एज अ लिस्ट पास कर देंगे, चाहे हमारे पास सिर्फ एक सेंटेंस हो, यहाँ पे एक रॉ स्ट्रिंग हो या फिर मल्टीपल रॉ स्ट्रिंग हो, हम उसको एज अ लिस्ट पास करेंगे यहाँ पे. और आउटपुट क्या मिल जाएगा हमें, मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स हमें यहाँ पर मिल जाएंगे. ओके, सो रॉ स्ट्रिंग उसको हमने स्प्लिटर में पास किया, हमें डॉक्यूमेंट चंक्स मिल गए. दिस इज़ यूजफुल बिकॉज वी अल्टीमेटली वांट आवर पाइपलाइन टू वर्क विद डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट्स कंसिस्टेंटली. यहाँ पे मैंने एक छोटा सा कंपैरिजन भी दे रखा है कि हमारा रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर का कंपैरिजन और कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर का कंपैरिजन. बेसिक आइडिया क्या है, ट्राई मल्टीपल सेपरेटर्स रिकर्सिवली. और कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर में कि हम यहाँ पे एक सेपरेटर को स्पेसिफाई कर देते हैं. सेपरेटर स्ट्रेटेजी क्या होती है, रिकर्सिव में हमारे पास हायरार्किकल होती है और बेसिक वाले में हमारे पास सिंगल चूजन सेपरेटर होता है. उस सेपरेटर के बेसिस पे हमारी चंक्स फॉर्म होते हैं. जेनेरिक टेक्स्ट, अगर हम यहाँ पे जेनेरिक टेक्स्ट एज अ हमारा इनपुट रहता है तो रिकर्सिव हमारा वेरी सूटेबल, बट कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर मोर कंट्रोल्ड एंड इट इज़ सिंपल. और यहाँ पे सेपरेटर्स कौन कौन से हो सकते हैं रिकर्सिव में, न्यू लाइन, स्पेस, स्मॉलर बाउंड्रीज. और कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर में हमारे पास \n रहता है हमारे पास सेपरेटर. चंक साइज हमारा कैरेक्टर बेस्ड रहता है, ये भी कैरेक्टर बेस्ड रहता है. चंक ओवरलैप दोनों में ही सपोर्टेड होता है. ओके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस इज नॉट द चंक साइज. बोथ कैन हैव चंक साइज 100 एंड चंक ओवरलैप 20. द रियल डिफरेंस इज हाउ दे फाइंड बाउंड्रीज. ओके, ये तो आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा. विच वन शुड यू चूज. अब यहाँ पे आपके पास दो स्प्लिटर्स आपको पता चल गए, एक रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर, एक कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर. तो आपको कब कौन सा यूज़ करना चाहिए. सपोज आपके पास कोई ऑर्डिनरी टेक्स्ट है, PDF हो गया, टेक्स्ट हो गया, रिसर्च पेपर हो गया, आर्टिकल हो गया, एंड यू डोंट हैव अ स्पेशल रीजन टू कंट्रोल द एग्जैक्ट सेपरेटर. द सेफर जेनेरिक चॉइस इज रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर. आप जेनेरिक चॉइस ये वाला यूज़ कर सकते हो रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर को, बिकॉज इट ट्राइज टू प्रिजर्व द नेचुरल स्ट्रक्चर ऑफ द टेक्स्ट. और कैसे वो प्रिजर्व करता है नेचुरल स्ट्रक्चर ऑफ द टेक्स्ट, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं. while progressively splitting when necessary. Character splitting is useful when you specifically want to control the separator. जो हमारा कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर है, आपको उसको तब यूज़ करना है जब आपको कंट्रोल करना हो कि आपका जो टेक्स्ट है वो किस सेपरेटर से अलग होना चाहिए, मतलब कि कौन से सेपरेटर के बेसिस पे आपके चंक्स फॉर्म होने चाहिए. अगर आपको वो चीज़ कंट्रोल करनी है तब आप कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर को यूज़ कर सकते हो, लेकिन जेनेरिक टेक्स्ट के लिए हम लोग रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर ही यूज़ करते हैं. सो योर डिफ़ॉल्ट मेंटल मॉडल शुड बी, अगर जेनेरिक टेक्स्ट है तो आप रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर यूज़ कर सकते हो. लेकिन अगर आपके पास कुछ इस तरह का है कि आई स्पेसिफिकली वांट टू स्प्लिट अराउंड दिस सेपरेटर, तब आप यूज़ कर सकते हो कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर. द नेक्स्ट स्टेप इन द प्रोग्रेशन इज टू डील विद स्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट्स. अब हमारा ये जो लेक्चर है यहाँ पर कंप्लीट होता है. अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या देखने वाले हैं, हम लोग HTML स्ट्रक्चर को कैसे हम स्प्लिट करते हैं वो देखने वाले हैं. वेयर द स्ट्रक्चर इटसेल्फ कैरीज मीनिंग. फॉर एग्जाम्पल HTML isn't just plain text. Here the HTML headers tell us something important about the organization of the content that leads naturally into the next splitting approach, HTML based टेक्स्ट स्प्लिटिंग. ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग HTML बेस्ड टेक्स्ट स्प्लिटिंग के बारे में बात करेंगे. और इस लेक्चर में हम लोग यहाँ तक ही रखते हैं.
यहाँ पर हम लोग ने इस लेक्चर में हम लोग ने दो चीज़ें एकदम डिटेल में सीखी, रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर और कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर, और किस सिचुएशन में कौन सा यूज़ करना चाहिए हमें, कौन दोनों के प्रोज क्या हैं, दोनों के कॉन्स क्या हैं, दोनों इंटरनली कैसे काम करते हैं, किस तरह से उनको डिज़ाइन किया गया है और कैसे वो स्प्लिट करते हैं हमारी डॉक्यूमेंट्स को। ओके, तो और उनका सिंटेक्स क्या है वो भी हमने देख लिया था। ठीक है, तो इस लेक्चर में मैं इतना ही रखता हूँ, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आपको यहाँ इस लेक्चर में मैंने जो भी समझाया सबको समझ में आ गया होगा। और एक बार मैं आपको यहाँ पे डिज़ाइन भी दिखा देता हूँ। हमारा डिज़ाइन अभी तक बस इतना ही है कि हमने जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स थे उनको हमने लोड कर लिया, उनको डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया, और यहाँ पे हमने मल्टीपल चंक्स में क्रिएट कर दिया यूजिंग स्प्लिटर्स। ठीक है, जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमारा एम्बेडिंग का आएगा, लेकिन उससे पहले हम लोग HTML बेस्ड टेक्स्ट स्प्लिटर के बारे में बात कर लेंगे कि अगर हमारा जो इनपुट टेक्स्ट है वो रॉ स्ट्रिंग ना होके उसमें HTML बेस्ड कंटेंट है, ठीक है, तो उसको हम कैसे स्प्लिट करते हैं वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।